नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक छोटे से अंतराल के बाद वापसी हुई है कुछ पारिवारिक कारणों से, और मेरे साथ हैं हमारे संपादक अवनीश शर्मा जी। और आज हम लोग स्वागत करेंगे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अगले 5 दिनों में डीवाई चंद्रचूड़ जी के जाने का समय हो चुका है। उनकी उस पद से मुक्ति हो जाएगी और नए जस्टिस जो हैं संजीव खन्ना, वो भारत के 31वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। इनका एक पूरा इतिहास है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ ऊंचे दर्जे का, सबसे ऊंचे दर्जे का जो न्याय है, वह कुल मिलाकर 30-35 परिवारों ने उसकी ठेकेदारी आपस में बांट रखी है, और इस व्यवस्था को कॉलेजियम कहते हैं। तो किन्हीं भी जस्टिस साहब को आप खंगालेंगे तो उनके चाचा, उनके फूफा, उनके कोई ना कोई, बल्कि एक कानूनी चुटकुला तो ये भी है कि 3-4 वर्षों तक हाईकोर्ट में बहुत सारे नाम नहीं भेजे गए, क्योंकि सब इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा भतीजा 18 साल का हो जाए, लीगल एज पा जाए, उसके बाद तो उसको पढ़ा लिखा के बना ही दिया जाए। खैर, न्यायालयों का पूरा सम्मान करते हुए, और इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है, लेकिन भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश क्या हैं और उनके पीछे विरासती इतिहास क्या जमा है, इस पर आज हम बात करेंगे। और शुरुआत अवनीश भाई करेंगे। अवनीश भाई। व्यालोक जी, आपको नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम और दीपावली की शुभकामनाएं सभी को देते हुए, मैं कभी भी ये सोचता हूं जब भी इस तरह का कोई विमर्श होता है व्यालोक भाई, कि चलो यार आज कांग्रेस को न कोसा जाए। मैंने एक आध बार कसम भी खाई है कि आज किसी कंटेंट पर, किसी मंच पर, कहीं और जाके कहीं और बोलते हुए, कुछ लिखते हुए कांग्रेस को नहीं कोसेंगे। लेकिन कांग्रेस वाकई में इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ये कांग्रेस खुद दावा करती है। और कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है, कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, संवारा है, और कांग्रेस ने पैदा किया है इस देश को। और इस बात के सोहर हमेशा कांग्रेस वाले और कांग्रेसी इकोसिस्टम गाता रहता है। तो साहब, जब कोई कुलक्षण पैदा होता है, जब कोई दुर्घटना होती है, तब भी कांग्रेस। अब आपने कहा कि चलो भाई साहब, सीजेआई जो हमारे नए आ रहे हैं उनका स्वागत है, इस तरह के एक गाने से उनका स्वागत कर लिया जाए। 5 दिन बचे रह गए हैं चंद्रचूड़ साहब के, तो उसके बाद नए सीजेआई हमारे संजीव खन्ना साहब, कॉलेजियम ने उनका नाम प्रस्तावित किया और केंद्र सरकार ने उस नाम को स्वीकार कर लिया। तो अगले 6 महीने के लिए, कार्यकाल ग्रहण करने के दिन से अगले 6 महीने के लिए संजीव खन्ना साहब वो भारत के मुख्य यानी सर्वोच्च न्याय जो हमारी पालिका है उसमें विराजेंगे। लेकिन साहब, आपने एक बात और कही कि साहब 30-35-32 परिवार ही, तो अब ये सच तो है। इस सच पर आप प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आपका जो है काफी जैसा कि हमारे सब दर्शक जानते हैं कि व्यालोक जी का बड़ा पुराना नाता है न्यायपालिका के प्रति, अपने प्रेम भाव के इजहार का, तो वो आपके हिस्से। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जस्टिस खन्ना पर, तो आपने कहा कि किसी के पापा, किसी के चाचा, किसी का भतीजा। तो हाँ साहब, इनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, और साल था 1976। 1976 में आपातकाल, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, कांग्रेस, और कांग्रेस की एकमात्र जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं भारत देश में मानता हूं, वो मानता हूं इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाना। बहुत सारे लोग चौंकेंगे कि लोग उसको काला दिन कहते हैं, और भारत के इतिहास में उसको कांग्रेस काला दिन कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कांग्रेस की सर्वोच्च उपलब्धि। कांग्रेस ने इस देश में, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के, व्यालोक जी, ये रास्ता दिखाया और यह सिद्ध किया और ये बताया कि तुम भले अपने आप को मजबूत, मैच्योर्ड लोकतंत्र कहते रहो तुम्हारी बला से, लेकिन अगर कांग्रेसी मानसिकता की कोई लीडरशिप चाहेगी तो तुम्हें और इस 140-50 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी को
औकात दिखा देगी। और इसका सबसे बड़ा नमूना है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो इन्हीं आने वाले सीजेआई संजीव खन्ना के चाचा साहब। 1976 में आपातकाल में हुआ क्या था साहब, सबकी गिरफ्तारियां हुई, ये सब जानते हैं। सारे प्रेस की आजादी छीन ली गई, इस पर सब बात करते हैं। सारे लोग कहते हैं कि साहब आम आदमी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिल्मकारों की स्वतंत्रता, हर तरह की स्वतंत्रता ये हर ली गई थी, ये सब कहते हैं। लेकिन साहब इंदिरा गांधी ने उसी सुप्रीम कोर्ट में आपातकाल के खिलाफ जब एक मुकदमा चला और 5 जजेस की बेंच, जिसमें हंसराज खन्ना भी शामिल थे, और मजे की बात यह कि चंद्रचूड़ साहब के आदरणीय स्वर्गीय पिताजी भी शामिल थे उसी बेंच में। इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने सरकारी पक्ष को रिप्रेजेंट करते हुए जो बात कही थी, इस देश को याद रखना चाहिए। जो लीगल स्टैंड लिया था उस बात को याद रखना चाहिए। हुआ ये था साहब कि एक व्यक्ति जो कि सामान्य व्यक्ति था, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, वो कोई संगठन नहीं चलाता था, वो कोई इस तरह के काम नहीं करता था, उसको उठा के बंद कर दिया आपातकाल में। और कर्नाटका वर्सेस सरकार का यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया 1976 में, और वहां पर आपातकाल के विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं हुई थी कि आपातकाल सही है कि गलत है, क्योंकि यह अधिकार पहले ही छीन लिया था इंदिरा गांधी ने। और अधिकार छीनना तो छोड़ दीजिए व्यालोक जी, किसी की औकात नहीं थी, किसी जज, किसी बेंच की, किसी कोर्ट की औकात नहीं थी कि इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले के खिलाफ कोई सुनवाई कर सके, ये था। लेकिन एक मामला पहुंचा और जिसमें 5 जजेस की ये बेंच बनी, और जानते हैं कांग्रेस वाली उस सरकार इंदिरा गांधी के वकील ने, यानी कि जो सरकार का वकील था, उसने कहा क्या? उसने ये कहा कि अरे साहब गिरफ्तारी तो छोड़िए, आपातकाल ने संविधान में वो व्यवस्था दे रखी है कि स्टेट किसी की हत्या भी कर सकता है, किसी का जीवन भी ले सकता है। ये अधिकार संविधान ने दिया है और जिसके तहत आपातकाल लगाया है। आप सोच सकते हैं इस लीगल स्टैंड की अगर व्याख्या की जाए तो इंदिरा गांधी की उस सरकार ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को उनकी औकात दिखाते हुए 5 जजेस की बेंच को ये कहा कि हमें है सुनवाई छोड़ो, गिरफ्तारी छोड़ो, ऐसी की तैसी, यही कोर्ट में गोली मार सकते हैं। ये लोकतांत्रिक अधिकार इस देश ने दिया है। और तब लोग कहते हैं कि मोदी एक तानाशाह है। मैं फिर वापस चलता हूं कांग्रेस, मैं आना चाहता हूं कि मैं मोदी की भी कुछ बुराई करूं, लेकिन करूं क्या? कांग्रेस के प्रति इतना स्नेह है और कांग्रेस का मेरे प्रति इतना स्नेह है कि ऐसी चीजें दे देता है मुझे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था और ऐतिहासिक फैसला इस मामले में माना जाता है उसको कि 4 बनाम 1, 5 बेंच में से इंक्लूडिंग सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हीं चंद्रचूड़ साहब के पिताजी और बाकी 3 जज, उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल सही कह रही है, गिरफ्तारी जायज है। यानी जब वो ये कह रहे थे कि गिरफ्तारी जायज है, तो दूसरे शब्दों में वो कांग्रेस के, यानी उस समय के सरकार के उस वकील के लीगल स्टैंड का भी समर्थन कर रहे थे कि अरे गिरफ्तारी तो जायज है, ये गोली भी मार सकते हैं, वो भी जायज। सिर्फ एक जज ऐसे थे, हंसराज खन्ना साहब, इन्हीं संजीव खन्ना जी के चाचा जी, जिन्होंने इसके विरुद्ध फैसला दिया था। और उसका नतीजा क्या हुआ कि हंसराज खन्ना साहब सबसे वरिष्ठ थे और उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने उनकी सीनियरिटी को सुपरसीड करते हुए एक उनके कनिष्ठ, और उसी बेंच में 5 बेंच में एक जज रहे मौलाना साहब, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सम बेग थे या क्या थे, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। बेग साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। और जरा नियति का वो दोहराव देखिए
कि जैसे ही मिस्टर बेग साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए इंदिरा सरकार द्वारा, वैसे ही जस्टिस हंसराज खन्ना ने तुरंत अपना इस्तीफा दिया और ये संजीव कुमार सिन्हा साहब जो अब सीजेआई बनने जा रहे हैं, उन्होंने कोर्ट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 2, ये वही कोर्ट थी जहां से अंतिम बार हंसराज खन्ना साहब ने काम करने के बाद इस्तीफा दिया था। उसी कोर्ट नंबर 2 से संजीव खन्ना साहब ने अपना कैरियर सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज शुरू किया। तो ये अपने आप में एक ऐसा संदर्भ है कि जो जस्टिस खन्ना के बहाने निकल के आया है, और इस देश को याद रखना चाहिए कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी कैसे उनकी औकात दिखाई है। और अभी कुछ ही दिनों पहले चंद्रचूड़ साहब ने यह स्वीकारा था कि हां, उनके पिता से वो फैसला सुनाने में गलती हुई थी और उनके पिता ने एक न्यायिक भूल की थी, ये कहा था। और एक चीज और बताऊं, ऐतिहासिक रूप से जो 76 में वो फैसला दिया गया था, उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपनी वो गलती दुरुस्त करने में 16 साल लगे। 16 साल बाद एक और ऐसा ही मामला आया और जिसमें उस जो डिसीजन था उसको करेक्ट किया गया। यह अलग बात है कि उस समय कोई जो है वो आपातकाल नहीं लगा हुआ था, लेकिन क्या सरकार किसी के जीवन को भी दांव पर लगा सकती है अगर वो सामान्य नागरिक है? देखिए, लोग तर्क दे सकते हैं कि अरे साहब, मुठभेड़ में भी तो मारा जाता है, अरे अपराधी मारा जाता है भाई, लेकिन किसी सामान्य नागरिक का भी कोई स्टेट उसका जीवन क्लेम कर सकता है। इस तरह की खतरनाक अवधारणा को इसी देश में सच साबित करके दिखाया है इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने। जी जी। और इसके साथ थोड़ा सा उस पूरे मामले को समझते हैं। और दर्शकों, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से शायद 31वें मुख्य न्यायाधीश निकल गया है, जबकि वो 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। और इसके साथ फिर चलते हैं ठीक उसी मामले की ओर। एडीएम जबलपुर केस इसको कहा जाता है, और जिसमें ये बात क्यों आती है बार बार, जैसा कि अवनीश जी ने कहा कि जिंदगी पर बात क्यों आ गई थी, क्योंकि हाई कोर्ट में जो मामला पहुंचा था वह किसी गिरफ्तार या अभियुक्त को बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस जिसको कहते हैं, उससे या किसी अन्य रिट के माध्यम से उसने राहत मांगी और इन लोगों ने उसको मना कर दिया। और फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो भी उसको सही ठहरा दिया गया। हम लोग उसी मामले की बात कर रहे हैं। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, अगर इसको समझना है तो अभी हाल ही में सदगुरु यानी जग्गी वासुदेव जी के आश्रम में जो छापा पड़ा था और जहां 150 पुलिस वाले पता नहीं किसकी खोज कर रहे थे, वह पूरा मामला जो था उससे जोड़ लीजिए, क्योंकि उसमें 39 और 42 वर्षों की दो साध्वियां, उनके पिताश्री ने यही हेबियस कॉर्पस डाला, जबकि वो दोनों उसी कोर्ट में मौजूद थी। इसके बावजूद कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया ले आइए, जबकि वो दोनों बहनें वहां मौजूद हुई, कहीं कि भाई हम अपनी मर्जी से गए, और 39-42 साल की हैं दोनों। और फिर उस मामले को अभी सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज ठहराया है और डांट लगाई है, कहा है कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये पूरे तार जो हैं, और ये पूरा घालमेल इसलिए है, अवनीश जी, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, वो 30-32 परिवारों में ही आप लूडो खेलेंगे तो वो हरेक व्यक्ति हरेक चाल कभी ना कभी दोहराएगा। जीन वही चल रहा है, न्याय व्यवस्था वही चल रही है। तो इसको बढ़ाने की और प्रतियोगी बनाने की जरूरत है। आप एक अखिल भारतीय परीक्षा तक आयोजित नहीं करते हैं, आप केवल और केवल एक दूसरे को सिफारिश से वहां पहुंचाते हैं, तो देश के लिए आप क्या आदर्श गढ़ेंगे? ये तो आप सिफारिश को एकदम संस्थागत बना रहे हैं ना, क्योंकि आपके कॉलेजियम में वही 5 लोग हैं, एकदम आपने वही 5 लोग हैं और वही एक दूसरे का नाम प्रस्तावित करते हैं। अवनीश जी, लेकिन एक चीज ये भी है ना, आप जब ये कह रहे हैं कि आप कॉलेजियम में वही 5 लोग हैं, वही 30-32 परिवार हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जब 76 में इंदिरा सरकार का ये मामला आया था, उस समय कॉलेजियम नाम की चीज नहीं थी। ये भी आपको भाई, ये भी तो एक सच है, उस समय सरकार का दखल होता था साहब, उस समय कॉलेजियम नहीं थी।
इससे एक चीज तो पता चलता है साहब कि ये जो एक सत्तात्मक सोच वाला वर्ग होता है, चाहे वो किसी क्लास में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास में हो, जैसे राहुल गांधी, वो जन्मना व्यक्ति अपने आप को इस देश का मालिक समझता है, इस देश का राजा समझता है। ये वो क्लास है जो पॉलिटिकल क्लास है, उसमें जो ये सत्तात्मक सोच वाले लोग हैं। तो भाई आज आप कॉलेजियम को दोष दीजिए, कॉलेजियम पर फिर काम होने का सिलसिला शुरू हो गया है। चलिए ठीक है, एक सोच, एक विचार पैदा हो रहा है, लेकिन 76 में क्या था भाई? 76 में तो नहीं था ना, 76 में कॉलेजियम तो नहीं था, लेकिन तब भी ये सत्तात्मक मामला था। तो ये एक बड़ी चीज है, इसको भी देखने की जरूरत है। और आपने जब बात किया ना कि वही 30-32 परिवार, तो मैं फिर ले आता हूं आपके प्रिय विषय पर। अभी 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जो क्या होता है वो वकीलों का संगठन, अभी गाजियाबाद में कल लाता जूता हुआ है वो जज और वकीलों के बीच में, क्या बोलते हैं उस संगठन को? बार एसोसिएशन। हाँ, ये बार और चूल एसोसिएशन जो है वकीलों का, तो ये जो है इसके अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो ये बार चूल एसोसिएशन है, इसके अध्यक्ष हैं ये कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल कल या परसों में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो कहीं ज्ञान दे रहे थे और भारतीय जुडिशरी पर ज्ञान दे रहे थे। और मजे की बात यह है, कॉलेजियम सिस्टम की बुराई कर रहे थे और कह रहे थे नहीं, कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि हो सकता है इनका कोई चाचा पिता वहां रहा नहीं हो, इनका नाम जो है जज के लिए गया नहीं हो, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। हालांकि ये महंगे वकील ज्यादा हैं, अब जज बन के कितना महंगे हो जाते ये सवाल अलग है। लेकिन यही कपिल सिब्बल जब कॉलेजियम सिस्टम पर बोलते हुए उसकी बुराई कर रहे थे, तो साथ में जानते हैं क्या कह रहे थे? आपने अभी जो जिक्र किया कि भारतीय न्यायिक सेवा जैसी एक चीज क्यों नहीं इस देश में बन पाई, तो वो कह रहे थे कि जिला जज के लेवल पर अगर कोई भारतीय न्यायिक सेवा आ जाए तो वो इस देश की न्याय व्यवस्था के लिए बड़ा खतरनाक होगा। मैं ससुरा आधे घंटे रिपीट करके उस आर्टिकल को पढ़ने का प्रयास किया और समझने का कि एक तरफ यह धूर्त कांग्रेसी जो अब सपाई राज्यसभा मेंबर है, सांसद है, वो ससुरा कह रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ कह रहा है कि किसी न्यायिक सेवा का कोई गठन अगर कर लिया जाए ऑल इंडिया बेसिस पे तो वो खतरनाक होगा। अबे तो कहना क्या चाहता है भाई, मुझे नहीं समझ में आया। तो ये जानते हैं कहां से निकल के आता है, ये उस सो कॉल्ड अहम, जैसे कुछ लोगों को, एक हमारे मित्र हैं वो 2014 के बाद वाला राष्ट्रवादी कहते हैं, मैं उनकी बात से बड़ा यकीन करता हूं। बहुत सा एक ऐसा कुलीन वर्ग है जो अचानक जय श्री राम वाला हुआ है 2014 के बाद, वो अचानक भगवा रंग की कलर टी शर्टें खरीदने लगा है, पहनने लगा है, वो अपनी डीपियां बदलने लगा है, वो बैठ के ज्ञान भी देता है, आहा सनातना वहा सनातना। तो ये वो क्लास है जो कुलीन वर्गों में पैदाइशी हक रखना चाहता है कि जो कुछ भी ट्रेंड कर रहा है उस पर पहला हक हमारा। और यही वो मनवादी, सो कॉल्ड मनवादी सोच है जो समाज के हर हिस्से में है। और यहीं से वो 30-32 परिवार पैदा होते हैं, यहीं से 10 जनपद जैसा एक खानदान पैदा होता है जो एक चाय वाले को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। और मैं तो धन्यवाद दूंगा सीजीआई चंद्रचूड़ साहब का जाते जाते कि कम से कम उन्होंने कहा कि हाँ मेरा बाप गलत था, उसने एक गलत फैसला सुनाया था। और मैं थोड़ा सा हंसराज खन्ना के बारे में और बता दूं, यही हंसराज खन्ना जब ये रिटायर हुए और उसके बाद आपको पता है, सबको पता है कि जनता पार्टी की सरकार आई, यानी कांग्रेस के खिलाफ वाली सरकार आई। तो चलिए साहब, पॉलिटिकली लाभ देने की अगर बात करें, इन्हें तमाम पद ऑफर किए गए, इन्होंने मना किया, नहीं लिया हंसराज खन्ना ने। आज भी हंसराज खन्ना अपनी उन तमाम ईमानदारी और नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। भले कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए उन्हीं के भतीजे बनने जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति का डिफरेंस होता है। यहां पर बात यह नहीं है कि कौन कॉलेजियम से आया है, कौन कॉलेजियम से नहीं आया है, कौन कांग्रेस के बैकग्राउंड से आया। कांग्रेस के बैकग्राउंड से हेमंता शर्मा भी तो आए हैं, हमारे ये असम वाले मुख्यमंत्री। लेकिन व्यक्ति होता है कि वहीं पर होता है, वो सरवारा क्लास सोचता है। ये चूरन बेचने वाले बुर्जुआ के खिलाफ सरवारा छाप, ये कौन है? ये अपने यहां किसी औरत को आज तक पुलिस ब्यूरो में नहीं रख पाए। तो ये एक जो कहते हैं ना कि एक बुर्जुआ जो सोच है जो हर जगह पाई जाती है, और इसका निवारण मेरे ख्याल से 2014 के बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर, मैं एक बात कहता था हमेशा व्यालोक जी, मैंने अपनी बात को अब सुधारा है, मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता था कि 2014 से जो देश में एक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है,
मैं अब उसको ये कहने लगा हूं कि 2014 से इस देश में जो एक सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां से यह संस्कार आता है कि कभी कोई अनजाना मुख्यमंत्री बन जाता है किसी प्रदेश का, कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर लोग चौंक जाते हैं, और सेक्टर 16 छापो मीडिया जो घुघरू छनकाते हुए टीवी के पैनल्स पर बैठ के मंत्री तय करती थी, उनके विभाग तय करती थी, उन्हें सो कॉल्ड सूत्र नहीं मिलते। सूत्र आधारित पत्रकारिता ने शायद सुसाइड कर लिया है साइनाइड वाइनाइड खा के। तो ये एक संस्कार बदलने की बात है जो कि 2014 से लगातार बदल रहा है, और आज नहीं तो कल जब कपिल सिब्बल जैसा आदमी, हालांकि पता नहीं कौन से डिवाइडर पे वो खड़ा था, एक तरफ कह रहा था कि कोलिजियम खराब है, दूसरी तरफ कह रहा था ये भी खराब है। अबे दोनों खराब है तो तू कहना क्या चाहता है मेरे बाप, ये तो बता दे। तो ये बदलाव अब धीरे धीरे हो रहा है, कम से कम विमर्श के स्तर पर हो रहा है। अब वो दिन चले गए जब केवल और केवल पाखंडी धूर्तता बतियाई जाती थी। अब इस देश में एक सार्थक विमर्श, और इस देश का अंतिम व्यक्ति अब चर्चा के केंद्र में है। संभवतः इसी को मैं सांस्कृतिक परिवर्तन कहता हूं, सत्ता के जरिए ही आता है निश्चित तौर पर। और मुझे नहीं लगता कि अवनीश जी के सारगर्भित इस वक्तव्य के बाद आप दर्शकों श्रोताओं का मैं कोई मजा खराब करूं। इस मजे को लेकर जाइए, चुभलाइए और इस पर सोचिए। प्रारब्ध को अपना स्नेह और प्रेम देते रहें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। जय सिया राम।